हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म को। जो हमने इससे पहले वीडियो में कंटिन्यू करना था उसको अब हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने मेटाबॉलिज्म में देखा था कि क्या कैसे हो रहा था। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये था कि जो लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर रहा था, यानी वो एंजाइम्स की मदद से जो है लिपोफिलिक नेचर से हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर रहा था। क्योंकि जो ड्रग था वो फॉरेन पार्टिकल था तो वो हार्मफुल था, यानी कि जो लिपोफिलिक नेचर में जो ड्रग था उसका टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता था, जिसकी वजह से क्या होता उस लिपोफिलिक ड्रग को क्या हो रहा था, बॉडी हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर रहा था बाय द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा साइट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी किस साइट पर मेटाबॉलिज्म हो रहा था, जिसमें हमने लिवर मेनली देखा था, देन उसके बाद किडनी, देन उसके बाद लंग्स, देन जीआईटी के बाद अपना ब्लड और ब्रेन, ये सब उसके साइट्स थे। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा एम ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मतलब एम क्या था, मेटाबॉलिज्म का मेन एम क्या था, उसका ऑब्जेक्ट क्या था। तो इसमें ये देखा जो लिपोफिलिक नेचर के ड्रग था उसको हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर रहा था ताकि वो फिर से रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू उसका रीएब्जॉर्प्शन ना हो। ठीक है, देन इसके बाद हमने स्टेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म देखा। स्टेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी मतलब किस किस स्टेज के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा था। इसमें हमने देखा ड्रग फेज 1 में जा रहा था, फेज 2 में जा रहा था, देन उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो रहा था। इसको हमने डिटेल में पिछले वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑन ड्रग एक्टिविटी, यानी कि उस मेटाबॉलिज्म होने के वजह से ड्रग के एक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अब हम देखेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे, पहला एक्टिव फॉर्म का मेटाबोलाइट होता है तो उसका क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो जो ड्रग है एक्टिव फॉर्म यानी लिपोफिलिक नेचर में ड्रग क्या हो एक्टिव फॉर्म में है, तो उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होने के बाद उसका ड्रग की जो एक्टिविटी है वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि जो एक्टिव वाला लिपोफिलिक इनएक्टिव होने के बाद इसमें मतलब ऐसे कौन से ड्रग है अब देखते हैं। ठीक है, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म कौन से होते हैं, इसमें पिनाइटोइन है, पिनोबार्बिटोन है। जैसे पिनाइटोइन का पैरा हाइड्रोक्सी पिनाइटोइन में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद पिनोबार्बिटोन जो कि लिपोफिलिक नेचर था वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होने के बाद पैरा हाइड्रोक्सी पिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो हमने पहला वाला देखा एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म कर दे रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की वजह से एक्टिव जो फॉर्म में ड्रग था वो इनएक्टिव हो रहा है हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होने के बाद। ठीक, तो अब देखेंगे सेकंड में क्या होता है, जो अगर जो ड्रग है वो इनएक्टिव फॉर्म से ब्लड में एब्जॉर्ब है, यानी कि जो ड्रग लिपोफिलिक नेचर से था वो इनएक्टिवली यानी कि जो एक्टिविटी अपना शो नहीं कर पाएगा लिपोफिलिक नेचर से, वो अपना साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्टर हो गया, यानी कि एब्जॉर्ब होने के ब्लड एब्जॉर्ब होने के बाद अपने पोर्टल वेन्स में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो एक्टिवेट होता है, यानी कि जो ड्रग है लिपोफिलिक नेचर में वो इनएक्टिव था, वो मेटाबॉलिज्म की वजह से वो हाइड्रोफिलिक नेचर में आने के बाद वो अपना एक्टिविटी शो करेगा, यानी अपना इफेक्ट शो करेगा। तो इसमें क्या हुआ, पहला तो वो हो गया था वो इनएक्टिव हो रहा था। ठीक, अब इसमें इनएक्टिव ड्रग तो लिपोफिलिक नेचर इनएक्टिव ड्रग क्या हो रहा था, हाइड्रोफिलिक में आने के बाद वो अपना एक्टिविटी शो करेगा, यानी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ड्रग्स रहते हैं जैसे कि लिवोडोपा जो होता है वो पार्किंसन डिसीज के लिए यूज किया जाता है। जो ड्रग है वो लिवोडोपा क्या होता है, वो लिपोफिलिक नेचर से वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो डोपामीन में कन्वर्ट होता है। डोपामीन जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर वाला होता है, तो हाइड्रोफिलिक नेचर में होने के बाद उसका एक्टिविटी शो करेगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म से पहले वो इनएक्टिव था, अब मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो एक्टिवेट होके अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, देन इसके बाद कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि इक्वली इफेक्ट शो करते हैं, यानी जो लिपोफिलिक नेचर में था वो हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट होने के बाद भी अपना इफेक्ट इक्वली शो करेगा, यानी कि बराबर इफेक्ट शो करेगा। जो लिपोफिलिक नेचर का ड्रग था वो हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट होने के बाद भी वही इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि डाइजेपाम है जो कि लिपोफिलिक नेचर है, वो हाइड्रोफिलिक नेचर में नॉन डाइजेपाम में कन्वर्ट होने के बाद भी वही सेम इफेक्ट शो करेगा। और इसका एक और एग्जांपल है एमिट्रिप्टिलिन जो कि नॉन ट्रिप्टिलिन में कन्वर्ट होने के बाद भी वो अपना इफेक्ट इक्वली शो करेगा। ठीक है, देन इसके बाद कुछ और ड्रग ऐसे होते हैं जो कि
कुछ और काम की वजह से देने से कुछ और काम में अपना इफेक्ट शो करेगा। जैसे अब जो लिपोफिलिक ड्रग है वो क्या हो रहा है, अपना हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर में आने के बाद अपना इफेक्ट शो करेगा। जैसे अब जैसे इप्रोनायाजिड जो ड्रग है, लिपोफिलिक ड्रग है, वो क्या हो रहा है, हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो रहा है, वो आइसोनायाजिड में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि कुछ अलग ही इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे इप्रोनायाजिड जो ड्रग है एंटी डिप्रेसेंट है, यानी डिप्रेशन की वजह से जो टेबलेट लेते हैं, तो टेबलेट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इप्रोनायाजिड का टेबलेट लिए तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या हुआ, वो आइसोनायाजिड में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एंटी टीबी यानी टीबी के लिए यूज, एंटी टीबी वाला इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, हमने लिया किस लिए, एंटी डिप्रेशन, डिप्रेशन हो रहा है जिसके वजह से लिया, बट वो अपना मेटाबॉलिज्म होने के बाद टीबी के इफेक्ट, टीबी के क्या बोलना चाहिए, अगेंस्ट वो इफेक्ट शो करेगा, यानी एंटी टीबी इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, हमने इसमें देखा इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑन ड्रग एक्टिविटी। तो इसमें हमने देखा जो ड्रग एक्टिव था, लिपोफिलिक में एक्टिव जो ड्रग था, वो हाइड्रोफिलिक में जाने के बाद क्या हुआ, वो इनएक्टिव हो गया। ये मेनली ये होता है। ठीक है, मेनली जो होता है एक्टिव ड्रग जो होता है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा प्रोड्रग, यानी प्रोडक्ट माने जो इनएक्टिव फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया या फिर लेस एक्टिव था, उसका क्या हो रहा था, मोर एक्टिव या फिर एक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हमने तीसरा देखा इक्वली इफेक्ट शो कर रहा है, जो एक्टिव यानी लिपोफिलिक में जो इफेक्ट शो कर रहा था, हाइड्रोफिलिक में भी कन्वर्ट होने के बाद वही सेम इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक, देन इसके बाद हमने तीसरा लास्ट देखा, इसमें जो इफेक्ट था वो लिपोफिलिक में कुछ और वजह से ले रहे हैं, तो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होने के बाद कुछ और ही इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑन ड्रग एक्टिविटी। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको अब हम जानेंगे। ठीक है, तो जब हम कोई ड्रग ओरल रूट से लेते हैं तो क्या होता है, मेनली जो ड्रग कोई एडमिनिस्टर करते हैं ओरल रूट से, क्या होता है, तो वो साइट ऑफ एडमिनिस्टर यानी अपना जीआईटी से जो अपना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से जो बीच में जो उसका ड्रग का एक्टिविटी में डिस्ट्रक्शन होना, यानी उसकी एक्टिविटी लॉस होने को बोलते हैं फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो ड्रग है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेटरी सिस्टम तक जा रहा है, तो उस बीच में जो ड्रग है लिवर यानी स्टमक यानी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वहां सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने से पहले जो ड्रग है लिवर और इस जीआईटी के बीच में जो ड्रग का एक्टिविटी में जो लॉस हो रहा है, उसको फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लिवर के बीच में जो ड्रग का एक्टिविटी में जो चेंजेस हो रहा है, यानी उसके डिस्ट्रक्शन हो रहा है एक्टिविटी में, उसको फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म कहां पर होता है, यानी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म किस साइट पे होता है, तो यहां पर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म में जो है वहां क्या होगा, वो जो अब ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है तो कहां पर इसमें हो रहा है, यहाँ जीआईटी से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जीआईटी में उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और जीआईटी के वॉल में भी कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग का क्या होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, और मैक्सिमम जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है वो लिवर में होता है। मेनली जो मेटाबॉलिक साइट है वो लिवर है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या होता है, 90% ऑफ ड्रग यानी उसका जो 90% ऑफ ड्रग क्या होता है, वहां उसका एक्टिविटी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी एक्टिविटी चेंज होता है, यानी जो लिपोफिलिक नेचर के ड्रग था वो हाइड्रोफिलिक में 90% ऑफ ड्रग का उसका कन्वर्जन हो जाता है। जैसे अब समझो हमने क्या किया, एक 150 मिलीग्राम ड्रग का टेबलेट ले लिया। ठीक है, मानो एस्प्रिन है, हमने 150 जो ड्रग है मिलीग्राम ड्रग है उसको हमने ओरल रूट से लिया। ठीक है, उसमें से अब 50 मिलीग्राम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब अब 100 मिलीग्राम जो ड्रग है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या कर रहा है, वो उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी 90% मेटाबॉलिज्म, मतलब कितना हुआ, 100 का 90% यानी 90 मिलीग्राम जो है उसका जो है एक्टिविटी लॉस हो रहा है, यानी वो लिपोफिलिक नेचर से हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो 90% ऑफ ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है ये फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में हो जाता है, और 10% जो ड्रग है वो अनचेंज फॉर्म में जाता है, यानी कि लिपोफिलिक नेचर का ड्रग लिपोफिलिक नेचर से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, उसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, उसको बायो अवेलेबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप उसमें समझ गए 90% ऑफ जो ड्रग होता है उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, जो ड्रग है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद मेटाबॉलिज्म से होने के बाद कितना अमाउंट ऑफ ड्रग बच के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एक्टिव फॉर्म में जा रहा है, उसको उसका
बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि हमने जो एब्जॉर्ब हो गया था कितना 100 मिलीग्राम जो ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, तो इसका 90 मिलीग्राम जो ड्रग है उसका क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था, यानी उसका एक्टिविटी डिस्ट्रक्शन हो रहा था। बचा 10% क्या हो रहा था, वो आगे जा रहा था, उसी को बोलते हैं उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा है, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। वो 10% जो जा रहा है वही उसकी बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि जो लिपोफिलिक नेचर का जो ड्रग एक्टिव फॉर्म था, वो एक्टिव फॉर्म जो बच के वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो जितना पहुंच रहा है उसको उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको, आई होप। तो आप इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। बायो अवेलेबिलिटी मतलब आफ्टर एब्जॉर्प्शन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ amount of drug which reaches to the systemic circulation in active form is known as the bioavailability। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो ड्रग अपना ओरल रूट से लिए, तो ओरल रूट से लेने के बाद क्या हो रहा है, रेट एंड जो अमाउंट जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है वो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, जो एक्टिव फॉर्म में जा रहा है। यानी लिपोफिलिक नेचर जो है एक्टिव फॉर्म में हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जो लिपोफिलिक नेचर का था वो लिपोफिलिक नेचर से ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, उसको उसकी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी अगर हम देखें तो अब देखते हैं, अब जो हम कोई ड्रग प्रिपेयर करते हैं तो क्या हुआ, जैसे हमने एस्प्रिन का 500 मिलीग्राम का जो टेबलेट का प्रिपेयर किए। ठीक है, तो अब उस टेबलेट को हमने प्रिपेयर किया, तो अब उसको टेस्टिंग करते हैं ना कि वो इफेक्ट बराबर दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो कैसे उसको इसका इफेक्ट कैसे चेक करते हैं, तो वो किसी मार्केट से जो स्टैंडर्ड ड्रग है उसका बायो अवेलेबिलिटी के साथ इसका अपना बायो अवेलेबिलिटी चेक करते हैं ना। यानी हमने जो ड्रग को प्रिपेयर किया, यानी कि हमने जो ड्रग बनाया नया वाला हमने प्रिपेयर किया, तो उसको क्या करते हैं, वो पहले से किसी स्टैंडर्ड ड्रग के साथ उसका कंपेयर करते हैं ना, जो पहले से मार्केट में प्रेजेंट है उसके साथ कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। तो यानी इसका बायो अवेलेबिलिटी और इसका बायो अवेलेबिलिटी बराबर होना चाहिए। अगर इसको ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, यानी रिलेटेबल, यानी कि एक दूसरे को कंपेयर कर रहा है। कंपैरिजन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सेम फॉर्मुलेशन, यानी कि जो हमने ड्रग बनाया यानी कि अगर एस्प्रिन का टेबलेट बनाया है तो वो किसी और ड्रग के साथ तो कंपेयर करके उसका इफेक्ट पता नहीं कर सकते ना। तो हमने एस्प्रिन का टेबलेट बनाया तो एस्प्रिन के टेबलेट जो स्टैंडर्ड है उसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। ठीक, यानी कि आपने जो टेबलेट बनाया वो मार्केट में प्रेजेंट टेबलेट के साथ उसकी एक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है, जो अपना जो टेबलेट बनाया है तो उसको अलग डोसेज फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। जैसे इंट्रावीनस जो ड्रग देते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावीनस देते हैं, तो क्या होगा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी और इसकी बायो अवेलेबिलिटी को मतलब कंपेयर करने को बोलते हैं एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। जैसे कि तो अब देखो इसमें क्या होता है, हमने इंजेक्शन के थ्रू आईवी रूट से क्या हुआ, 50 मिलीग्राम जो ड्रग को इंजेक्ट किया इंट्रावीनस। ठीक है, यानी कि जो 50 मिलीग्राम है वो पूरा कितना हुआ, ब्लड में यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया। ठीक है, जितना अमाउंट हमने दिया इंजेक्शन के थ्रू यानी इंट्रावीनस में जो रूट से दिए, तो 50 मिलीग्राम जो दिया तो वो पूरा 50 मिलीग्राम जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया। ठीक है, तो अब हमने टेबलेट क्या हुआ, 500 मिलीग्राम का टेबलेट हमने ले लिया। ठीक, तो 500 मिलीग्राम अब वो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में। ठीक, 500 मिलीग्राम क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में। अब एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो रहा था, जो ड्रग का 90% अब जो मेटाबॉलिज्म काम हो रहा है फर्स्ट पार्ट के मेटाबॉलिज्म से हो जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में यानी 500 मिलीग्राम का अगर 90% मेटाबॉलिज्म हो गया, मतलब कितना हो गया, 450 मिलीग्राम जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में। ठीक, तो अब बचा कितना जा रहा है, 50 मिलीग्राम जो है बच के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। यानी कि जो इंजेक्शन के थ्रू जो 50 मिलीग्राम जो ड्रग दिया हमने, वो 50 मिलीग्राम हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया, और जो हमने टेबलेट लिया उसका जो है 50 मिलीग्राम जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया, यानी कि 50 मिलीग्राम पहुंच गया। ठीक, इंजेक्शन के थ्रू भी 50 मिलीग्राम और इसके थ्रू भी 50 मिलीग्राम ब्लड हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अगर हमने देखो इंजेक्शन के थ्रू तो 50 मिलीग्राम दे दिए। ठीक, अब उसको हमने टेबलेट के रूप में भी हमने 50 मिलीग्राम दिया, तो क्या होगा, ओरल रूट से तो उसका 90% डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सिर्फ 5% जो है यानी 5% यानी 5 मिलीग्राम जो ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो वो कहां से मैच होगा यहाँ पर, मतलब आप समझ रहे हो ना,
अपने को बायो अवेलेबिलिटी सेम होना चाहिए, यानी कि अब इंजेक्शन के थ्रू 50 मिलीग्राम गया तो इसके थ्रू भी 50 मिलीग्राम जाना है, तो आपको इसके अनुसार अपने को डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करना है। तो हमें 500 मिलीग्राम का बनाएंगे तभी उसका 50 मिलीग्राम जो ड्रग है उसका बायो अवेलेबिलिटी 50 मिलीग्राम शो करेगा, ठीक है। तो हमने इसमें देखा रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी और सेकंड क्या था, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, दोनों अपने देख लिया। देन इसके बाद हम देखेंगे जो बायो अवेलेबिलिटी है ड्रग का वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमने जो ड्रग है वो मैक्सिमम हमने जिसमें देखा तो क्या हो रहा है, जो उसका मेटाबॉलिज्म पे बहुत डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म में, यानी कि उसका 90% ड्रग का जो क्या हो रहा है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, 10% कितना हो रहा है वो इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें मेटाबॉलिज्म का बहुत इफेक्ट पड़ेगा बायो अवेलेबिलिटी पे, ठीक है। और जो कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग का अनएब्जॉर्ब रहता है, यानी कि अपने स्टमक या फिर इंटेस्टाइन जीआईटी से जो ड्रग का अनएब्जॉर्ब फॉर्म में रहता है तो वो भी अपने जो बायो अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट शो करेगा, या ठीक है। अब इसमें देखे बायो अवेलेबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म, ठीक, मेटाबॉलिज्म जो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो अफेक्ट कर रहा है। देन उसके बाद रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंशन पे मतलब उसका डिपेंड कर रहा है, ठीक, यानी कि अब कितना अमाउंट जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, और कितना अमाउंट ऑफ ड्रग का जो है फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो बचा हो रहा है उसी को बोल रहे हैं अपना बायो अवेलेबिलिटी। तो जितना मतलब अगर फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा या एब्जॉर्प्शन पूरे होगा तो देखो अब हमने 150 मिलीग्राम ड्रग लिया तो क्या वो पूरा एब्जॉर्ब होगा, तो क्या हुआ पूरा एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आ गया, वहां पर मेटाबॉलिज्म कुछ भी नहीं हुआ तो क्या हुआ 150 मिलीग्राम जो है वो अपने ब्लड में आ जाएगा, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, तो वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक। बट इसमें ऐसा बायो अवेलेबिलिटी में मेटाबॉलिज्म क्यों हो रहा है ये देखिए, अगर वो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा पूरा का पूरा ड्रग अगर पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा तो क्या होगा वो अपना टॉक्सिसिटी इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अगर लीवर प्रॉब्लम हो जाता है तो ऐसे कुछ केसेस आते हैं जिसमें लीवर कंडीशन लीवर फेल हो जाता है, तो मतलब लीवर अच्छा नहीं रहता तो क्या होता है उसका टॉक्सिसिटी, ड्रग का टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा बायो अवेलेबिलिटी। तो अब जो ड्रग है उसका बायो अवेलेबिलिटी किसके वजह से लॉस हो रहा है, तो हमने देखा जो ड्रग है वो अनएब्जॉर्ब फॉर्म में रह रहा है, मतलब वो जो ड्रग का जो है कुछ अमाउंट जो है जीआईटी से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो वो फीसेस के थ्रू वो अपना बाहर जा रहा है, ठीक। कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग क्या हो रहा है मेटाबॉलिज्म इन जीआईटी, यानी जीआईटी में कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग का क्या हो रहा है मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग क्या हो रहा है वॉल ऑफ जीआईटी में उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक। देन उसके बाद वो क्या हो रहा है ड्रग क्या एब्जॉर्ब हो गया पोर्टल वेन्स में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो रहा है लिवर में जा रहा है, लिवर में जाने के बाद क्या हो रहा है वहां पर मेनली जो है मैक्सिमम जो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर में होता है, ठीक है। अब वहां से लिवर में मेटाबॉलिज्म होने के बाद हेपेटिक वेन्स के थ्रू क्या होता है वो अपने हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाने के बाद क्या होता है वो फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होने के बाद वो फिर से हार्ट में आएगा, हार्ट में आने के बाद आर्टरीज के थ्रू हार्टरीज के थ्रू जो है ब्लड को पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये हुआ बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बायो इक्विवेलेंस मतलब जो ड्रग हमने जैसे रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी में देखा, जो टेबलेट जो है अपना जो पैरासीटामोल, यानी एग्जांपल के लिए ले गए पैरासीटामोल टेबलेट जो स्टैंडर्ड यानी अपना टेस्ट वाला स्टैंडर्ड ड्रग के साथ अगर उसको कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हुआ इसका इफेक्ट जो है सेम इफेक्ट दे रहा है, यानी कि उनका इफेक्ट में बराबर दे रहा है, तो यानी कि अब उसको बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस, यानी टेस्ट और स्टैंडर्ड ड्रग का अगर इफेक्ट शो सेम देगा, यानी कि एस्पिरिन टेबलेट का अपना बनाया वाला और टेबलेट जो पहले से स्टैंडर्ड या टेबलेट जो है मार्केट में उसका दोनों का इफेक्ट शो मतलब दोनों का बराबर इफेक्ट शो करेगा, तो यानी कि इसको बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ देख रहे होगा, एक नीचे टाइम दिया और इधर कॉन्सेंट्रेशन दिया, तो इसमें एक टेस्ट वाला दिया एक स्टैंडर्ड दिया, तो दोनों का जो है कर्व एकदम अटैच होके जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ बायो इक्विवेलेंस। अगर इसमें डिफरेंस अगर 20 to 25% जो डिफरेंस रहेगा तो भी एक्सेप्टेबल है, बट वो ड्रग जो है नेरो थेराप्यूटिक इंडेक्स का नहीं होना चाहिए, यानी नेरो थेराप्यूटिक इंडेक्स मतलब उस ड्रग का मतलब कोई ड्रग ऐसे होते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं उसका थोड़ा सा भी अमाउंट ज्यादा होता है तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक। वो क्या होते हैं बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट शो करेंगे, थोड़ा सा भी अमाउंट ज्यादा हुआ तो वो अपना इफेक्ट ज्यादा सा इफेक्ट शो करेगा, ठीक है।
तो इसमें अब एक ही कंडीशन है कि जो ड्रग है उसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स नहीं होना चाहिए। हालांकि 20 to 25% जो है उसका डिफरेंस होना चाहिए, बट नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा तो उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि अगर कोई ड्रग है तो उसका थोड़ा सा भी ज़्यादा अमाउंट हुआ तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। तो उन ड्रग के केस में ये जो है डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, यानी 20 to 25 डिफरेंस उन ड्रग में नहीं होना चाहिए जिनका थोड़ा सा अमाउंट भी ज़्यादा हुआ तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करे। ठीक है, तो ये हुआ उसका क्या बोलना चाहिए, बायो इक्विवेलेंस। ठीक, तो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स भी जान लिया, जिसमें थोड़ा सा भी अगर ड्रग की क्वांटिटी में एक्सटेंड हुआ तो मतलब वो जो ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उनमें 20 to 25% गैप, यानी कि उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रोड्रग यानी हमने पहले ही इससे पहले भी बहुत बार बताया, इसमें मेटाबॉलिज्म में प्रोड्रग मतलब इनएक्टिव ड्रग। ठीक, इनएक्टिव फॉर्म में ड्रग रहना। ठीक है, जैसे हमने कोई ड्रग लिया तो क्या हुआ, वो अपना जीआईटी से एब्जॉर्ब हो रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि वो लिपोफिलिक नेचर का है। इनएक्टिव लिपोफिलिक जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि अगर वो ड्रग हाइड्रोफिलिक रहता तो वो वहां से लिपिड बाइलेयर से वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में है। बट वो लिपोफिलिक नेचर है तो वो इजीली उस लिपिड लेयर को क्रॉस करके ब्लड में आ रहा है, पोर्टल वेन्स में उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो एक्टिवेट हो रहा है। ठीक, मेटाबॉलिज्म हो गया तो वो एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक नेचर में आने के बाद वो एक्टिवेट होगा, इसको बोलते हैं प्रोड्रग। ठीक है, जो इनएक्टिव फॉर्म में एब्जॉर्ब होकर मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिवेट होते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्रग। ठीक है, तो इसमें जैसे लिवोडोपा है, उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या हो रहा है, वो डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक्टिवेट हो रहा है। ठीक, और उसके बाद कुछ और एक ड्रग है जैसे कि कोडीन है, कोडीन का जो है हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या बन रहा है, मॉर्फिन बन रहा है। यानी कि लिपोफिलिक में कोडीन है, उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद हाइड्रोफिलिक में वो मॉर्फिन में कन्वर्ट होकर एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा बनाया जाता है, प्रोड्रग क्यों बनाया जाता है? अगर उसको हमको डायरेक्ट उसको एक्टिव फॉर्म में दिया जाना चाहिए ना, क्यों इसको इनएक्टिव फॉर्म में उसको दे रहे हैं? तो इसका मेन रीजन ये है कि जो ड्रग है अगर हम मॉर्फिन या फिर डोपामिन को अगर देंगे तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। तो इसीलिए इसको लिपोफिलिक नेचर के लिए उसको क्या करते हैं, वो ड्रग को क्या होता है, लिपोफिलिक नेचर बना देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, पोर्टल वेन में जाने के बाद उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो ड्रग एक्टिवेट हो जाता है, देन इसके बाद अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपने समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद और क्या, और तो कुछ और नहीं है। ठीक है, आप समझ गए। तो अब इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको है मेन टॉपिक है, उसको आप लोग एक मेन टॉपिक है, उसमें क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, इतना मेहनत करते हुए चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार आप लोग। लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपन चलते हैं। बाय बाय।